प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास हल्द्वानी उत्तराखंड से। दो टूक जैसे मैं बंगाल के बारे में हमेशा बोलता हूँ, वैसे ही उत्तराखंड के बारे में भी बोल रहा हूँ। बहुत भरे पड़े हैं वहाँ पे। इस वजह से अपनी ज़मीनें और अपने किरायादार जांच परख करके किसी को बेचें या खरीदें, और बहुत सावधानी से, क्योंकि अगला जो समय उन लोगों का टारगेट है मलिच्छों का, वो उत्तराखंड के सीधे साधे लोगों पे है। बहुत सतर्क रहिए। बंगाल वाली हालत कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में रांची, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ये हल्द्वानी, ये जो शहर हैं ये सब घेर रखे हैं। इस वजह से बहुत सावधान रहिए। अपनी बेटी बहनों को सुरक्षित रखिए और खुद की आने वाली संततियों के भविष्य को लेकर के अभी से ही एकदम बिल्कुल कठोर कदम उठा करके रखने की आवश्यकता है। इनकी संख्या बढ़ेगी ना, तो जैसे बकरी मुर्गे काटे जाते हैं वैसे आदमी को काटेंगे ये लोग। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। आप देख रहे हैं कि लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिद्धांत है जो ज्योतिष का सर्वमान्य है। लग्नेश अगर गुरु को छोड़ करके कोई भी ग्रह बनता हो और अगर वो एकादशवें भाव में बैठता है तो ये अपने आप में योग बहुत अच्छा बना देते हैं। मतलब ये जोड़ने वाली स्थिति हो जाती है। 12वें भाव में राहु के साथ शुक्र और चंद्रमा, जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु जिस पे शनि का प्रभाव है, इसके साथ साथ छठे स्थान में केतु कर्क राशि में, सप्तम और अष्टम स्थान खाली हैं। नवम स्थान में तुला राशि के मंगलदेव, जहां भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव 12वें भाव में बैठे हैं, सामान्यतः ठीक ठाक हैं, पर तुला के मंगल उतने मजबूत परिणाम नहीं देते, व्यक्ति को व्यापार करना पड़ता है। सूर्य और बुध इस कुंडली को बलवान बना रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति लगभग नौकरी के करीब रहता है, पर होते होते कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। एकादशवें भाव में शनि बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं। गुरु और शनि का संबंध यहाँ पे बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला होगा। लाभ और लग्न का संबंध, लग्न और लाभ का संबंध, लग्न और पंचम का संबंध, लाभ और भाग्य का संबंध, भाग्य और लग्न का संबंध बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम करते हुए देखा गया है। इस कुंभ लग्न की कुंडली के लिए चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं शनिदेव, इस वजह से उनको 12वें भाव के अधिपति होने का एक अलग तरीके से दोष भी लगेगा, जो कि कई बार थोड़ा नुकसान देता है। यहाँ के 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बने हैं। लग्न में ही शुक्र और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह जो दाम्पत्य को बेहतर बना रहे हैं। गुरु केतु के साथ एक अलग तरीके का भगवान का प्रभाव या ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय प्रभाव, ईश्वरीय शक्ति का एहसास, संबंधों को आगे ले जाने में, दाम्पत्य को आगे ले जाने में बहुत अच्छे नेचर मिलते हैं। यहाँ बुध नीच के बैठे हैं जो होते हैं भाग्य भाव के स्वामी, पर उन पे शनि का प्रभाव है, और इस वजह से मैं इन्हें कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि द्वितीय जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं तो एक अच्छी बात होगी। पर सामान्यतया बुध का नीच होना कई बार एक विवाह को बचाने की अच्छी कोशिश दे जाते हैं। पंचम स्थान में मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये बहुत उत्तम बात होगी, जबकि एकादशवें भाव में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। ये कभी कभी व्यक्ति को जल्दबाजी में या पत्नी को थोड़ी जल्दबाज प्रवृत्ति वाली ला देते हैं। दशमांसा चक्र में यहाँ के चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, लग्न में ही उच्च के मंगल, राहु, शनि और मंगल का संबंध, मेहनत करने के बाद धन कमाना या धन कमाने में चुनौतियों का सामना करना। पंचम स्थान में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं लग्नेश होकर के, और गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। चतुर्थ स्थान पे शनि का प्रभाव है, और जन्म कुंडली के गुरु जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं वो राहु केतु के संपर्क में आकर के लग्नेश नीच के होने से कारोबार को कमज़ोर और बाधित कर रहे हैं। ग्रहों के अंश के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य 16 अंश अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा 0 अंश उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र 0 अंश 49 कला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में, जबकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। मंगलदेव विशाखा नक्षत्र में, गुरु आर्द्रा में, और जबकि शनिदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। बुध और सूर्य, जिसमें सूर्य अनुराधा और बुध ज्येष्ठा में बैठे हैं।
वहीं अगर नवमांश चक्र में बात करते हैं तो लग्न में शुक्र और चंद्रमा, जबकि द्वितीय भाव में गुरु शतभिखा नक्षत्र के और बुध जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं। नवमांश चक्र में कुछ स्थितियां मुझे अच्छी जरूर दिखाई दे रही हैं, जैसे दशम और सप्तम, ये दोनों भाव के स्वामी एक साथ केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। यहाँ पे बुध जो है वो नवम भाव के स्वामी हैं, नवम को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नवमांश में दिखाई दे रही है। यहाँ इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक बात मैं जो आपको बता दूं, यहाँ पे सूर्य और बुध का बैठना, ये इस कुंडली की बेहतरीन स्थिति कही जाएगी। एकादशवें भाव में जो शनि बैठे हैं ये अपने आप में एक अलग राजयोग बनाएंगे, जबकि भाग्य भाव के मंगल धर्म कर्माधिपति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और दशम भाव के अधिपति पे गुरु की 5वीं दृष्टि व्यक्ति के कारोबार को सपोर्ट करेगी, पर व्यापार के मामले में स्वतंत्र व्यापार, क्योंकि यहाँ पे गुरु तुला राशि के बैठे हैं, वक्री हैं 15 अंश के, शनि से दृष्ट हैं, शनि लग्नेश होकर के लाभ में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी अपने से 4 घर आगे बुध पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो व्यक्ति की कुंडली की प्रकृति गलत और खराब नहीं है, बुरी नहीं है, कमजोर नहीं है। बस बात यह है कि व्यक्ति स्वयं जो है वो उलझा हुआ सा महसूस कर रहा है, और वो 12वें भाव के राहु चंद्रमा के कारण, शुक्र के कारण। इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह शुक्र होते हैं, पंचम चतुर्थ और नवम के स्वामी होकर के 12 में बैठे हैं, उनको केंद्र में होना चाहिए था, इस कारण से कई बार गड़बड़ी पैदा होती है। चंद्रमा गुरु के साथ शकट योग में बैठे हैं, इस कारण से कई बार वो परेशान कर रहे हैं, व्यक्ति के प्रभावों को गड़बड़ी दे रहे हैं। ये कुंडली की एक छोटा सा मैंने आपके सामने ये प्रस्तुतिकरण किया है। अब आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे सूर्य बुध के दशम स्थान का फल, पंचम स्थान में अकेले गुरु, नवम स्थान में तुला के मंगल का प्रभाव, लग्नेश का लाभ भाव में बैठना, जबकि शुक्र और चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना, ये संपूर्ण सारी बातें आज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग की। अब बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के पंचांग पे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, जन्म हुआ है दिन के 12:14 पे और पक्ष है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म उत्तम माना गया है या शुभ परिणाम देते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है या अच्छा परिणाम करता है। पर यहाँ पे संतुलित है। हाँ, पर गड़बड़ी कहाँ हो रही है, दिन के एग्जैक्टली 12 बजे का जो टाइम होता है वो आपको जिद्दी, अपनी शर्तों पे काम करने वाला और हमेशा थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहने वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति नम्य नहीं हो पाता है, मतलब वो सैद्धांतिक इतना है कि उसके काम उसके सिद्धांतों के कारण ही बिगड़ रहे हैं। जन्म हुआ है मार्गशीर्ष माह में, इस वजह से व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्ति के एजुकेशन, जब आप इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो निर्णय कमज़ोर, लेने की क्षमता निर्णय कमज़ोर और एजुकेशन भारी है। पर जिस कंपैरिजन में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें एजुकेशन के हिसाब से व्यक्ति की ग्रोथ रेट सामान्यतया बैलेंस नहीं करती है, या ये कह सकते हैं कि जितना वो एजुकेटिव है या जितना वो एजुकेटेड बोलते हैं ना, एजुकेटेड है, उतना उसके पास अनुभव के साथ उसके पास काम नहीं है। और कई बार ये अवस्था, ये मार्गशीर्ष माह का प्रभाव मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी खासी योग्यता और क्षमता होने के बावजूद भी धरी की धरी रह जाती है। और ऐसे में इसमें यह भी कह सकता हूं, अगर इसको सामान्य भाषा में कहूं तो, कि व्यक्ति कभी कभी जड़ता और मूर्खता करता रहता है। दक्षिणायन में पापक ग्रहों के प्रभाव के बल पड़ जाने के कारण, बलवान हो जाने के कारण जीवन में कंपटीशन होता है। या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में जब शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रह वापक जो हैं वो बलवान हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। शनिवार को जन्मे हैं, ये व्यक्ति को असंतोषी प्रवृत्ति का बनाते हैं। शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं उनसे आप कुछ भी दे दीजिए उन्हें, या कुछ भी उनसे पूछ लीजिए, पर अंततोगत्वा ये वो एक बात पे आकर के टिक जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं मिला और मुझे ये मिलना चाहिए था। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा, ये सरकारी नौकरी मिलने में तकलीफ़ें देते हैं, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिद्ध करना पड़ता है। 20 अंक पाने के लिए 50 के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। क्रेडिट कम मिलता है, लगातार जीवन में नियमितता नहीं बनी रहती है, या कई बार व्यक्ति आए दिन अपने मानसिक प्रभावों के कमज़ोर होने का शिकार होता रहता है। कई बार ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, कठोरता,
ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, हिंसक और ढीठपना, ये स्थितियाँ दे देते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना है। और अगर हो सके तो कपास की जड़ अपने गले में धारण करें। धूप, दीप, अक्षत, गंध, पुष्प आदि से ठाकुर जी की पूजा करें और नियमित रूप से पंछियों को और जल के अंदर रह रही मछलियों को कुछ न कुछ उन्हें खिलाते रहें। अगर हो सके तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप जन्मे हैं, पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो जामुन का वृक्ष लगा सकते हैं। और अगर बन पड़े तो आप अपने आसपास फूलों की क्यारियाँ जिसमें गुलाब और कमल हों उन्हें लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके नक्षत्र से जनित जितने भी दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण है जातक का। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की स्थिति देखने को मिलेगी, जहां वो ईर्ष्यालु, द्वेषी, हठी, जिद्दी, क्रोधी, कामी, प्रभाव बनाने वाला, विष की तरफ उपचार और उपकार, विष की तरफ फैलने वाला, ऐसा दूसरों को पैसे देकर के मुंह ताकने वाला, अपने ही अधिकारों की बात बड़ी दबी जबान से करने वाला, पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाला, निर्दय तो नहीं पर सामान्यतया मुंहफट जरूर होता है। और वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को जब किसी दूसरे के द्वारा सताया जाता है तो वो उसका प्रतिरोध करने वाला नहीं होता है, उसका विरोध करने वाला नहीं होता, वो सताए जाने वाले व्यक्ति के ही दोषों को देखने वाला हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से हमारे पूर्वजों का बल हमारे अंदर इतना जरूर बना करके हमें रखना चाहिए कि हम गलती को स्वीकार करें और लोगों की गलती जो हो रही है समाज में उसके विरोध में खड़े हो सकें। और सामान्यतया ये कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न के लोग, ये स्थिर प्रकृति की राशि है। सामान्यतया जब केंद्र में स्थिर प्रकृति की राशि बन जाएगी तो व्यक्ति के जीवन की जो प्रगति है वो धीरे 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 होगी। और सामान्यतया इसे आप नहीं समझते पर ग्रह और ग्रह कुंडली में जो बैठे हैं और कुंडली में जो राशियां बनी हैं वो आपके व्यक्तित्व को, आपके आचरण को, आपके प्रभावों को, आपके प्रोग्रेस को, आपके अल्टीमेट परिणाम को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मंद गति से ले जाने वाले ग्रह हो जाते हैं। और सामान्यतया लग्न के अधिपति जब लाभ में बैठे हैं और जब शनि की ही कुंडली हो, गुरु जब जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश को देख रहे हो तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पर चूंकि ये शनि से प्रभावित कुंडली है और गुरु और शनि आमने सामने बैठे हैं, ये दोनों ही ग्रह दीर्घकालिक, दीर्घगामी, बृहद आकार के मंदगामी ग्रह हैं, छिद्रान्वेषी, दीर्घसूत्री, दूसरों में कमी निकालने वाला। दीर्घसूत्री का अर्थ होता है धीरे धीरे काम करने वाला। तो एक तो स्वतः आप धीरे हैं और वो इसलिए धीरे हैं क्योंकि आप धीरे वाली कुंडली से प्रभावित हैं। गुरु और शनि लाभ भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव पे उनका प्रभाव बन रहा है। जन्म कुंडली का 2 भाव ऐसा, 3 भाव ऐसा जहां पे शनि और गुरु दोनों का प्रभाव है। लाभ भाव पे गुरु की दृष्टि है और शनि बैठे हैं, लग्न पे शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे गुरु बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। तो यहाँ से आपके पराक्रम का परिणाम मिलता है, ये आपका व्यक्तित्व है और यहाँ पे आप मेहनत करके लाभ कमाते हैं। तो इन तीनों ही भावों पे जीवन का जो क्षेत्र है, जहाँ व्यक्तित्व का विकास है, जहाँ आचरण का प्रभाव है, जहाँ विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अर्जन, शक्ति, अपनी रोशनी से दूसरों को प्रभावित करना, अपने प्रेम से लोगों को लोट-पोट करना, और फिर मेहनत करने के बाद जो आपने पराक्रम करने के बाद परिणाम पाया है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शनि और गुरु से प्रभावित होने के कारण जरूर परेशान कर रही हैं। हालांकि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी जो 12वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं तो भाग्यशाली है, पर बात क्या है कि यहाँ पे शत्रु की राशि बन रही है और गुरु की तुला राशि पे दृष्टि या मंगल का तुला राशि में बैठना जातक के जीवन को, उस एनर्जी को सही दिशा में सही समय पे नहीं लेके आने वाला होता है। मतलब आप अगर चलेंगे तो यहाँ जाना है तो आप यहाँ से सीधा जा सकते थे, पर आप घूम करके ऐसे जा रहे हैं, मतलब नाक ऐसे न पकड़ करके ना घुमा करके पकड़ रहे हैं। तो ये आपकी कुंडली के बैठे ग्रह हैं जिनकी प्रकृति ऐसी बन रही है कि आपको देर से, स्थिरता से, धीरे धीरे घुमा करके परिणाम देने वाले बन रहे हैं। पर वस्तुतः अगर आप ग्रहों की बात करते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, शुक्र अपने भाव से पंचम में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, नवम पंचम का संबंध, लग्नेश लग्न को, लग्न पे गुरु की दृष्टि, जन्म कुंडली के केंद्र के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति एक साथ केंद्र में, ये जो बुध की स्थिति बनी है ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है।
इससे बढ़िया राजयोग कुछ होता ही नहीं है कि पंचम भाव के स्वामी दशम में बैठे हैं या नवम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली में अपने से 4 घर आगे बैठे हैं। सामान्यतः भाग्य जरूर संघर्ष में है, क्योंकि मंगल संघर्ष दे रहे हैं। इस कुंडली के लिए मंगलदेव अच्छे नहीं होते। तृतीय भाव पापक भाव होता है, तृतीय भाव निष्ठ भाव होता है, ऋषभ भाव होता है, त्रिक भाव होता है, दुह स्थान होता है, और ये मारक भी होता है। इस वजह से तो मारक भाव के स्वामी जन्म कुंडली का दूसरा मारक, जन्म कुंडली का तीसरा मारक, जन्म कुंडली का प्रधान मारक, जो जो ये तीनों भाव हैं, तो सूर्य आपके कारोबार में बैठे हैं और ये गुरु आपके यश को मार रहे हैं, और पराक्रम भाव के अधिपति या मारक भाव यहाँ भी होता है, ये आपके भाग्य को मार रहे हैं। तो गुरु, सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी से परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब हमें ठीक करना होगा। दूसरा कि ये जो गुरु हैं वो वक्री हैं 15 अंश के। अगर ये 20 अंश से ऊपर वक्री होते तो सामान्यतः ये सोफिस्टिकेशन के साथ यहीं का परिणाम करते, पर ये है नहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये शत्रुगत हो रहे हैं और ये 60% परिणाम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी शत्रु की राशि में, यहाँ भी शत्रु की राशि में। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो स्थिरता का माहौल बनना चाहिए वो विलंब से बनता है। पर सामान्यतया चंद्रमा आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखें तो ये सूर्य का नक्षत्र होता है और शनि की राशि है। तो शनि की राशि और सूर्य के नक्षत्र में बैठने के कारण जीवन में जो बैलेंस बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, और ये प्रायः एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें कमजोर और डिफरेंशिएशन के साथ मिलती हैं। ऐसी अवस्था में आपको फलों का काम करना चाहिए, फर्नीचर का काम करना चाहिए, मसालों का काम करना चाहिए, ऊन का काम करना चाहिए, चमड़ी का काम करना चाहिए, लेदर जैकेट, लेदर बैग, और इसके साथ आपकी कुंडली में दवाइयाँ, काफ़ी हद तक छोटी मोटी दवाइयाँ, फलों का काम, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, जो भारत की सामग्री है उसको बाहर भेज दिया, बाहर की सामग्री है अंदर लाए और बाजार में वितरण कर दिया, इस तरीके पर करना आपको व्यापार ही चाहिए। इस कुंडली में नौकरी का योग यहाँ लगा हुआ है पर सामान्य है, बहुत ज़्यादा मजबूत और बलवान स्थिति में नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली में। मैंने पंचांग पे चर्चा की, थोड़े बहुत ग्रहों के बारे में भी विश्लेषण कर दिया है। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रह जो नक्षत्रों में बैठे हैं। इसको आप ऐसे समझना होगा, जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, मैं एक एक ग्रहों को बताऊंगा कि वो ये ग्रह है अपनी दशा अंतरदशा में इस तरीके का परिणाम, इससे मिलता जुलता परिणाम करेगा। इससे आपको आसानी ये होगी कि आप सिर्फ अपनी कुंडली में ये देखेंगे कि मुझे कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है और वो ग्रह ऐसा परिणाम कर रहा है, हमें ये सावधानी बरतनी है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ लग्न वर्ग चार्ट के, लग्न की कुंडली में कुंडली के बैठे ग्रह और नक्षत्र में बैठे ग्रहों के आधार पर बता रहा हूँ। एक और दूसरा सेशन होगा इसी कार्यक्रम में जहां मैं लग्न, नवांश और दशमांशा और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर एक अलग फलादेश फिर से बताऊंगा। फिलहाल ग्रह के नक्षत्र का फलादेश। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे कई बार व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां अपनी दशा काल में वो देते रहेंगे, या ये भी बात कर सकते क्योंकि रोगेश हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे गुरु और शनि का प्रभाव है। इस वजह से चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, कारोबार में छोटी मोटी रुकावटें, आत्मविश्वास की कमजोरी और शरीर में इम्यून की कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कई बार व्यक्ति निरंतरता से और माता के साथ, पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ संबंधों को एक जैसा रखने में प्रायः उसे मेहनत करते हुए देखा जाता है। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं इस वजह से, और शनि जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। शनि लग्नेश होते हैं, सूर्य दिग्बली हैं, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं। सूर्य का प्रभाव आपको अनुशासित, बुद्धिमान, चरित्रवान, ज्ञानी और सुखी बनाने के साथ साथ आपके आत्मविश्वास और आपकी आत्मा की महानता को सिद्ध करेंगे अपनी दशा काल में। परंतु हाँ, उस सूर्य की महादशा में जब कभी केतु या शनि या गुरु का अंतर आएगा, या जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक साथ, तीनों ग्रह एक्टिव होंगे, तो आपको स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपकी सामाजिक स्थिति और आपके धन की स्थिति को कमजोर करने की भी कोशिश करेंगे। मंगलदेव आपकी कुंडली में 25 अंश के बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, तुला राशि में। इस स्थिति के आधार पर और गुरु से दृष्ट भी हैं, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है। मंगल
बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम तो नहीं, पर सामान्यतः अगर वो गुरु से दृष्ट नहीं होते और नक्षत्र का स्वामी अगर गुरु उन्हें नहीं देख रहा होता तो कुंडली को कमज़ोरी मिल जाती। इस अवस्था के आधार पर आपकी कुंडली के मंगल आपको उपयोगी बनाएंगे, दूसरों के लिए व्यक्ति तैयार रहने वाला है, दूसरों के द्वारा भले इस्तेमाल हो जाए पर लोगों को ये इस्तेमाल में नहीं लाता, मतलब लोगों के लिए सदैव तत्पर रहने वाला होगा, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, समझदारी अच्छी होगी, एक्सप्लेन करने की शक्ति मंगल की दशा में बढ़िया हो जाएगी और मंगल की दशा में व्यक्ति धर्म करेगा। पर विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, राहु और केतु से चौथे 10वें बैठे हैं, राहु और केतु से चौथे 10वें बैठे हैं तो दिखा दिखा करके भी धर्म करता है। कई बार उसके माता पिता में से पिता के साथ संबंधों को कमज़ोर होते हुए भी मंगल की दशा में देखा जाएगा। बुध आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं 28 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में और उन पे केतु का प्रभाव है, पापकर्त्री में नहीं है, क्योंकि भले शनि मंगल बैठे हैं, शनि वक्री होंगे तब पापकर्त्री लगेगा, पर हाँ सामान्यतः आगे पीछे पापक ग्रहों का प्रभाव आपके दशम स्थान को और आपकी सामाजिक छवि को जरूर थोड़ा बहुत रुष्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमें बुध की दशा में अपनी वैधानिकता, अपने ज्ञान गुण, अपनी तार्किकता, अपनी क्षमता, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कर्तव्य परायणता के साथ साथ हमारी जो कृतज्ञता है बड़ों के प्रति, जो आदर का भाव है समाज के लोगों के प्रति, वो कम हो जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हमें बुध की दशा अंतर्दशा में प्रत्यंतर में इन सभी विषयों का ध्यान देना होगा, जबकि उसी बुध की दशा में व्यक्ति इकट्ठा करने के बारे में ज़्यादा सोचेगा और कई बार स्वार्थी होने के नेचर भी देखने को मिल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में 15 अंश के शनि का प्रभाव है, बाकी तो और कोई ग्रह देवगुरु बृहस्पति को देख नहीं रहा है, लेकिन अकेले गुरु यहाँ बैठे हैं, उनके ठीक आगे केतु बैठे हैं जो कई बार व्यक्ति को दूसरे अगर कोई आपको परेशान कर दे और आप अगर उसके बारे में स्वतंत्र हो जाते हैं, चलो ठीक है जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ूंगा, तो परमात्मा उसका निर्णय उसको जरूर दे देता है। पर सामान्यतः आपको यहाँ के गुरु बदले की भावना से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी से भी सामने आकर के फ्रंट पर आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और सामान्यतः किसी को भी धन का लेन देन करने से पहले 10 बार विचार करना होगा। यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो अकेले बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु 12वें भाव में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में एक तरह की संतति प्राप्त होते देखी जाती है, या तो खाली लड़का या तो खाली लड़की। अगर ये दोनों बने हैं इसका अर्थ होगा कि उसमें पति और पत्नी का सहयोग है, या सामान्यतः उनके भाग्य से ऐसा हुआ है। पर आपकी कुंडली के आधार पर एक तरीके की संतति का योग लगा हुआ है। पंचम भाव के अकेले गुरु अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हों तो चंद्रमा बलवान नहीं होते। मंगल जो होते हैं वो द्वितीय भाव के अकेले कमजोर होते हैं, आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत। तीसरे भाव चौथे भाव के बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, पंचम भाव के गुरु अच्छे नहीं माने जाते, शुक्र छठे भाव के अच्छे नहीं माने जाते और सप्तम भाव के शनि अच्छे नहीं माने जाते। जबकि सप्तम स्थान में शनि दिग्बली होते हैं, अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। पर ये जो मैंने सिद्धांत बताया है उसमें देवगुरु बृहस्पति बलहीन होंगे, लेकिन गुरु के ऊपर चूंकि शनि की दृष्टि है इस वजह से कम बलहीन होंगे पर कम बलहीन होंगे। और यहाँ चूंकि वो शत्रु की राशि में बैठे हैं, इसका अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो सामान्यतः गुरु का जो परिणाम होगा अपनी दशा अंतरदशा महादशा में वो बुध के ऊपर आश्रित होने के बाद मिलेगा। मतलब गुरु में बुध का अंतर सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। लेकिन वही गुरु कई बार अपना जो नेचर है वो राहु के प्रभाव में आने के कारण थोड़ी बहुत गड़बड़ी, देर से परिणाम देना, यश मान पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, क्रिएटिविटी और मेहनत करने का बल, मेहनत करने के बाद परिणाम, इतना ही नहीं व्यक्ति को नौकरी और उसके भाग्य का बल, उसकी तार्किकता, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि लब्धि क्षमता को अपनी दशाकाल में कमजोर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले नहीं बैठना चाहिए था। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में 0 अंश 49 कला के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, इस वजह से वो कई बार आपके जीवन को नेत्रों से और आँखों की रोशनी से, गले से संबंधित बीमारी, आँखों में दिक्कत हो जाए, बाईं नेत्रों में समस्या हो जाती है, आँखों की रोशनी प्रभावित होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, शुगर हो जाता है, इस तरीके की डायबिटीज़ और इस तरीके की समस्या के कारण पाचन तंत्र की समस्या प्रायः व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा में देखने को मिल सकती है।
जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर शनिदेव आपकी कुंडली में देर से ही सही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और वो शुक्र उनके मित्र हैं, नज़दीक ही बैठे हुए हैं। इस वजह से शनि की दशा भी आपको लाभान्वित करने वाली तो लगभग रहेगी ही रहेगी। अब एक एक ग्रहों को समझते हैं कि लग्न, नवांश और दशमांशा में जिन जिन राशियों में बैठे हैं वो कैसा परिणाम करेंगे। पर उससे पहले आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह के बारे में अगर मैं चर्चा कर दूं तो 28 अंश 11 कला के साथ आपकी कुंडली के पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुधदेव आत्मकारक ग्रह हो रहे हैं और सबसे कम अंशों के साथ 0 अंश 27 कला के साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा तारकारक ग्रह हो रहे हैं। सामान्यतया हमें आत्मकारक ग्रह के बारे में और भी थोड़ा विचार करना होगा। तो यहाँ बुध आत्मकारक हो रहे हैं, यहाँ वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, नीच के बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति भी शत्रुगत हो रहा है। इस वजह से आपके आत्मकारक ग्रह की स्थिति कमजोर हो रही है और उसके कारण ही व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसमें उसको प्रायः संघर्षों की स्थिति उत्पन्न होते देखी जाती है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, मकर राशि में बैठे हैं। यहाँ पे भाग्येश मकर राशि में ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के शुक्र वर्गोत्तम होने के कारण बलवान हो रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के भाग्य बल की स्थिति कमजोर नहीं है, बस मंगल के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी बन रही है। ये भले ही अपने घर से 4 घर आगे बैठे हैं पर वर्गोत्तम होने के कारण आपको सांसारिक सुख, आपका अनुभव, भगवान की पूजा, मंदिर का दर्शन, बड़ों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद और भाग्य का सुख लगभग शुक्र अपनी दशा काल में दे ही देंगे। अब मैं बात करता हूं लग्न, नवांश और दशमांशा में बैठे ग्रहों की कुंडली के ऊपर। आइए अब आगे बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में, नवांश कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में, ये ठीक नहीं होता, और दशमांशा चक्र में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में। जरा ध्यान से देखेंगे तो सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में, शुक्र यहाँ मकर राशि में, शुक्र यहाँ मकर राशि में, सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में। प्रथम दृष्टया 2 ग्रह वर्ग उत्तम हैं पर भाव के आधार पर दोनों ही ग्रह अच्छे बने हैं, मतलब बैठे दोनों ही अच्छे हैं। यहाँ भी सूर्य अच्छे बैठे हैं लाभ भाव में, यहाँ भी सूर्य अच्छे बैठे हैं। यहाँ वो सप्तमेश होकर के बैठे थे तो केतु में सूर्य का अंतर कष्ट देगा, लेकिन यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ में बैठे हैं। मतलब हमें सूर्य की दशा में निवेश करने से पहले थोड़ा विचार करना होगा। इतना ही नहीं, हम सूर्य की दशा में कोई बहुत बड़ा काम अगर करने चल रहे हैं तो हमें उसमें सावधानी रखनी होगी। पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको सावधानी से, या पैसा लगाना, पैसा देना, इसमें विचार करना होगा। सूर्य की दशा वैसे चूंकि यहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं वो शनि और मंगल का दंश झेल रहे हैं, इस कारण से मैं ये बात कहता हूँ कि सूर्य में शनि का और मंगल का अंतर महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर में जब ये तीनों ग्रह एक्टिव होंगे, मतलब सूर्य, केतु, शनि और मंगल, ये ग्रह दशा आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने वाली हो सकती है। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी महादशाएं अंतरदशाएं होंगी सूर्य के बाद, शनि मंगल और केतु को छोड़ के, वो सारी आपके लाभ के लिए होंगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं 6वें भाव के स्वामी होकर के, नवांश कुंडली में सप्तमेश होकर के लग्न में और दशमांशा चक्र में तृतीयेश होकर के पंचम भाव में। यहाँ पे मैं चंद्रमा को जरा सा भी घर्षण में नहीं देख रहा। तीसरे ग्रह के रूप में चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहे हैं, चंद्रमा मकर में। मतलब आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये इससे बड़ा सिद्धांत और कुछ नहीं होता कि जन्म कुंडली के 1 से अधिक ग्रह उच्च के हों, मूल त्रिकोणस्थ हों या वर्गोत्तम हों। अरे भाई साहब, आपकी कुंडली में 3 ग्रह वर्गोत्तम हैं। मेरी कुंडली में होते तो मैं तो प्रधानमंत्री बन जाता। सच्ची बोल रहा हूँ। 3 ग्रह जिसकी कुंडली में वर्गोत्तम है, मेरी कुंडली जो बनी है उसमें सारे ग्रह अस्त हैं लगभग। और कोई भी ग्रह, मैं अपनी कुंडली की बात 2 मिनट कर दूं तो मेरी कुंडली का कोई भी ग्रह युवा अवस्था में नहीं बैठा है। सारे या तो मृतप्राय या तो वृद्ध, कुमार अवस्था में भी कोई ग्रह नहीं है। तो आप जरा सोच के देखिए कि आपके पास परमात्मा ने कितनी शक्ति दी है। यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। यह शास्त्र आपके पूर्व काल के किए गए कृत्य के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रहों को बिठाते हैं, और ग्रह कुछ और नहीं परमात्मा ही है। यहाँ पे तीसरा ग्रह वर्गोत्तम हुआ और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में सामान्यतया बस पैसा का लेन देन करना होगा तो थोड़ा सावधान। उस समय आपको कई बार मानसिक परेशानी होती है पर सामान्य है, मैं उसे खराब नहीं कहूँगा।
छोटे मोटे परिणाम जो होंगे वो मैंने पूर्व में बता रखे हैं। मंगल आपकी कुंडली में तुला राशि में चतुर्थ भाव क्या बोलते हैं कि दशम स्थान के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण धर्म कर्माधिपति योग। ये व्यक्ति धर्म से ही धन कमाएगा, गलत जगह से धन नहीं कमाएगा। और कारोबार में जब कभी भी कोई निरस्ता दिखेगी उसमें गुरु का सहयोग मिल जाएगा। नवमांश चक्र में वो जो मंगल हो रहे हैं वो वृष राशि में जा रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा इस कुंडली के कारोबार को और भाग्य के अवरोध को बढ़ाने वाली हो सकती है। सामान्यतया वो कई बार आपके क्रिएटिविटी को कमज़ोर या प्रभाव में विलंब की स्थिति लेके जा रहे हैं। मंगल के बाद बुध जो बने हैं वो पंचम के साथ अष्टम स्थान के अधिपति हैं। नवमांश चक्र में वो छठवें के साथ साथ नवम के अधिपति हैं, नीच के हैं। यहाँ वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ वो मीन में जा रहे हैं। बुध की दशा में व्यक्ति की बुद्धिमानी बढ़ेगी। बुध की दशा में यश मान पद प्रतिष्ठा संतान इन सभी चीज़ों का सुख मिलेगा। उसी बुध की महादशा में शुक्र चंद्रमा और केतु का अंतर भी लाभ देने वाला होगा। उस बुध की महादशा में काफ़ी हद तक शनि मंगल और शुक्र चंद्रमा सूर्य शनि आदि भी, मतलब बुध की दशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति लाभ के साथ साथ धन भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं। द्वितीय भाव मारक होता है, शनि के प्रभाव में हैं। इस वजह से कभी कभी चूंकि 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं तो गुरु की महादशा में यश प्रतिष्ठा की कमजोरी होगी। हालांकि फिर भी मैं एक बात आपको और कह देता हूं कि इस गुरु की महादशा में आपको चूंकि नवमांश में कुंभ में बैठ रहे हैं, यश प्रतिष्ठा संतान भौतिकीय सुख और सांसारिक सुख के साथ साथ आपकी वैधानिकता भी बढ़ जाएगी। वो गुरु नवमांश चक्र में सप्तम भाव में बैठ रहे हैं और बैठे हैं कौन होकर के, अष्टम और लाभ के अधिपति होकर के। अनुभवों के साथ व्यक्ति का व्यापार चलता रहेगा। व्यापार में आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ शनिदेव की बात करता हूं। लग्न कुंडली में वो लग्नेश होकर के धनु राशि में, नवांश कुंडली में लग्नेश होकर के भाग्य भाव में। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव आपको अपनी दशा काल में स्थिर संपत्ति, भवन भूमि वाहन बंगला गाड़ी वगैरह देने की स्थिति में बनेंगे। जबकि वो आपको शनि की दशा अंतरदशा जब कभी भी आएगी तो छूटा हुआ काम वापस मिल जाएगा। काम जो बिल्कुल बंद पड़ा होता है वो वापस से शुरू हो जाएगा। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं। हालांकि इस कुंडली को ऋण से ग्रसित मैं नहीं देख रहा, कुंडली ऋण से मुक्त हो जाएगी। इस कुंडली में शत्रु चंद्रमा के कारण और केतु के कारण, स्वास्थ्य केतु और चंद्रमा और राहु के कारण, अतिरिक्त व्यय शुक्र और चंद्रमा के कारण, मानसिक व्यय चंद्रमा के कारण, परिणाम में कमजोरी पंचम भाव के गुरु के कारण, बुद्धिमत्ता तार्किकता क्षमता ये सब जो मिल रही है वो सूर्य बुध के कारण, और जो कारोबार में या जो देर से परिणाम मिल रहा है वो गुरु और शनि के कारण मिल रहा है। अब विभिन्न वर्ग चार्ट के ऊपर अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊं तो इस कुंडली में संतान का सुख 100% है। कम संततियों के योग हैं, ऐसा नहीं कि 5-7 है या 4-5 है, 1 से 2 इतनी ही संतति का योग लगा हुआ है। और ये कुंडली संतति से खुश भी रहेगी। विद्या अध्ययन इस कुंडली का बहुत अच्छा है। एजुकेशन इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। आपका चरित्र, विद्या के प्रति गंभीरता, विद्या अर्जन करने के लिए और गुरु का जो आशीर्वाद है, जो कृतज्ञता है, उनका आदर, ये सब इस कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है। पढ़ाई करने के दौरान कंसंट्रेशन ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूं तो यश और प्रतिष्ठा आपको देर से मिलेगी। सामाजिक छवि आपकी बनी रहेगी। व्यापार आप निश्चित रूप से कर सकते हैं थोड़े बहुत घर्षण के साथ। मानसिक अस्थिरता आपकी कुंडली में है। जब कभी भी आप इकट्ठा करने चलते हैं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः इस कुंडली की बुद्धि बहुत अच्छी है। स्थिर संपत्ति शनि की दशा काल में प्राप्त होते देखी जा रही है। जबकि आप बुद्धिमान निश्चित रूप से हैं, आप बुद्धिहीन नहीं हैं। ग्रहों के बल के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य 100% परिणाम कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल 25% से भी कम, बुध 25%, देवगुरु बृहस्पति 100%, शुक्रदेव 25% से भी कम, शनिदेव 25% के लगभग, राहु और केतु 50% का परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अंक के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में 2 और 9 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए धन कमाने की दिशा आपकी कुंडली के आधार पर उत्तर दिशा। व्यापार पार्टनरशिप में बिल्कुल किया जा सकता है। इस कुंडली के लिए मैत्री मिथुन और तुला वालों से होगी। शत्रुता ना करें मेष सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए दिशा मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कहा है। विदेशों से भी आपकी कुंडली में लाभ बना हुआ है। अपने जन्म स्थान से दूर जाने का भी योग आपकी कुंडली में 100% बना हुआ है। अब मैं एक बार फिर से नक्षत्र की बात कर देता हूं तो आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान करिए। अनुराधा विशाखा तो नहीं, अनुराधा उत्तराषाढ़ा
उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, हस्त, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करिए। वृक्षरोपण मैंने जो कहा है वो करना होगा। सूर्य को अर्घ, चतुर्थी का व्रत, आदित्य हृदय का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, ये किसी गुरु से पढ़ करके सुन करके तब इसका श्रवण करें। गुरु दीक्षा से अपने आप को युक्त करें और अगर हो सके तो प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। हो सके तो देने की आवश्यकता जरूर है। इस कुंडली को सूर्य के अर्घ की आवश्यकता है, तभी आपका कारोबार, पड़ोसियों का संबंध, विवाह का सुख, दाम्पत्य आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है। अष्टक वर्ग के आधार पर हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत और पॉजिटिव बनाना है। हमारे पास संपत्ति रहेगी, हम अपने पैतृक संपत्ति का लाभ भी उठाएंगे। ये कुंडली मेहनती है और मेहनत के बल पे अपने भाग्य को आगे लेके जाएगी। इस कुंडली को जब कभी भी इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ी है तब तक पैसे की कमी महसूस हुई है। ये कुंडली प्रेम उतना प्राप्त नहीं कर पाती है जितना देती है। इस कुंडली का व्यापार और नौकरी दोनों अच्छे हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ व्यापार जरूर करना चाहिए। व्यापार का योग 100% है, साइड बिजनेस का योग भी 100% है। इस कुंडली के आधार पर कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन और बुद्धि बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, न्याय प्रियता, धर्मशास्त्र का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन भी बहुत अच्छा है, तर्क बल, सामाजिकता बहुत अच्छी है। सामान्यतः थोड़ा कम आपको प्राप्त होता है, पर यह कुंडली किसी के झगड़े में अपने आप को ना डाले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इतनी सारी चीज़ें। राहु अभी 2029 तक रहने वाले हैं। इस महादशा अंतरदशा की बात अगर करता हूं तो राहु में चंद्रमा जो 2026 के अगस्त में आने वाले हैं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। राहु में मंगल भी थोड़ी बहुत कमजोरी कारोबार में दे सकते हैं, मतलब हमें उससे पहले अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। गुरु में केतु 2036 में, गुरु में राहु 2042 में और गुरु में सूर्य 2039 में कमज़ोर परिणाम देंगे। कैसा देंगे मैंने बताया है। उसके बाद आपकी कुंडली में शनि की दशा 2045 में आएगी। उस शनि की महादशा में शनि का अंतर 2045 से 48 तक सामान्य बीतेगा। उस शनि की महादशा में केतु का अंतर 2050 से 52 सामान्यतः ठीक ठाक नहीं। शनि में राहु 2058 इस कुंडली की सबसे कठिन दशा रहेगी। और एक दशा जो आपको कष्ट देगी हड्डियों से संबंधित 2055 से 56। इतनी सारी चीज़ें। रंग इस कुंडली के लिए नीला और सफ़ेद बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है। कुछ भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु, सूर्य, बुध और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन, नौकरी बदलना, व्यापार की शुरुआत शुक्र और बुध के साथ केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान, दाम्पत्य आदि से संबंधित कोई निर्णय लेना हो बुध और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।